नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 9 फरवरी के सभी चारों शिफ्टों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और चारों शिफ्टों में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे। जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाली शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का ही एनालिसिस किया जाता है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए या फिर किसी भी शिफ्ट का PDF फाइल चाहिए, आप हमें PDF लिख के व्हाट्सएप नंबर इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। PDF आपको तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी बिना किसी शुल्क के। ठीक है, तो जाइए वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था दोस्तों कि होली किस महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार बात करें तो होली जो है मार्च के महीने में मनाया जाता था। ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा क्या दिया था। अगर बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार तो यह पर्व जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। तो 21 अप्रैल 1526 में हराया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराया था। चलिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ बातें बता देते हैं। सन 1526 में बाबर ने पानीपत में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। 21 अप्रैल 1556 को बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और जल्दी से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और विशाल और बेहतर सैनिकों के बावजूद इब्राहिम लोदी बाबर की बेहतर रणनीति और तोप खाने के इस्तेमाल के कारण लड़ाई में हार गया। पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में मुगल शासन की नींव को चिन्हित किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, जो कि बाबर, जिसको जहीरुद्दीन मोहम्मद कहते हैं, इसका नाम पूरा है जहीरुद्दीन मोहम्मद, जिसको बाबर कहा जाता है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। वह तैमूर अपने पिता की तरफ से और चंगेज खान अपनी माँ की तरफ से का वंशज था। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, उसका मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जबकि जो कि मैंने बता दिया है। वह 11 वर्ष की उम्र में 1494 में बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा के उत्तराधिकारी के रूप में फरघाना यानी वर्तमान में चीनी तुर्किस्तान में का शासन बना था। पंजाब के सबसे शक्तिशाली महान व्यक्ति दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया, जो इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट था। उसने वर्ष 1519 और 1523 के बीच इसे जीतने के लिए भारत के लिए 4 अभियान किए। उसने अपने संस्मरण तुजुक मुहिबुलीन को तुर्की भाषा में लिखा है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, विष्णु भगवान ने कौन सा नृत्य किया था। तो मोहिनी अट्टम आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों, मोहिनी अट्टम या फिर मोहिनी अट्टम पश्चिमी भारत के केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में PhD थीसिस पूरी की थी। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, मोहिनी अट्टम नाट्य शास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है। इसमें नाजुक हरकतें और चेहरे के अधिक स्तरण भाव हैं, जो कि आंदोलनों कोमल और सरकना की तरह है। उनके पास लयबद्ध कदम नहीं है। चेहरे के भावों और हाथों के हाव भाव पर अधिक जोर दिया जाता है इस डांस में। एक प्रश्न आया था कि 2022 का पैरालंपिक कहाँ पर हुआ था। तो ये बीजिंग चीन में हुआ था। ठीक है, बीजिंग चीन में हुआ था। एक प्रश्न आया था कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द लिखना था। ये हिंदी में आया था, तो आदित्यका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदित्यका पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द आदित्यका है। अतः जो कि उपयुक्त विकल्पों में से विकल्प
उपत्यका सही तथा अन्य विकल्प असंगत होंगे, ऐसा बोला गया है। यहाँ पे बात करते हैं अधिवक्ता, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, जो कि गिरी प्रस्थ। चोटी का अर्थ पहाड़ी का ऊपरी टीला। श्रृंग का अर्थ चोटी। उपत्यका का अर्थ है पर्वत की तलहटी। ठीक है, कुछ यहाँ पे एडिशनल जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। वाक्यांश को संक्षेप में सामाजिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे जो कि लाक्षणिक पद या शब्द भी हैं जो अपने पूरे वाक्य का वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। वही बात करते हैं, एक प्रश्न आया था दोस्तों, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मयूक, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा और गो इत्यादि जो कि किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शंस क्या थे, कमेंट करके बताइएगा। बिजली का पर्यायवाची शब्द आया था तो तड़ित, दामिनी, चंचला, इंद्रब्रज, सौदामिनी, क्षणिका, बिजुरी, इलेक्ट्रिसिटी, क्षण प्रभा, घन प्रिया, उसके बाद पावर, विद्युत, असनी, उसके बाद संपा, कौंधा, गांज, करका, इरावती, सया, घनवल्ली, ब्रज, आकाशीय बिजली, विद्युत धारा, ब्रजपात, जो कि बजली गिरना, ब्रज गिरना, गर्जन, आसमानी बिजली इत्यादि जो कि बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वही बात करते हैं वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, तो एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। एक प्रश्न आया था कि राग का विलोम शब्द क्या होगा? तो राग के कई विलोम शब्द होंगे, जैसे कि द्वेष, विराग, ईर्ष्या, नफरत इत्यादि जो कि राग के विलोम शब्द हैं। ऑप्शंस क्या थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो क्वेश्चन से आया था दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव कौन लड़ा था? तो यशवंत सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़, जो कि आप ये याद कर सकते हैं दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जो कि वर्तमान में केरल के राज्यपाल हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं केरल के मुख्यमंत्री की, तो पिनाराई विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों, कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश तथा म्यांमार, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार की नदी घाटियों के बीच में स्थित है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश और उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर मिजोरम होगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के तहत जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया था? तो मौलिक अधिकार और शिक्षा हमारे संविधान में दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की समानता की भावना को स्थापित किया और स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद की है। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित अनुच्छेद का भारत में शिक्षा पर विशेष प्रभाव दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं इससे रिलेटेड बातें करते हैं तो अनुच्छेद 21A या कानून द्वारा निर्धारित राज्य के अनुच्छेद अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। दिसंबर 2002 में 86वें संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद ने शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक विस्तार में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अधिकार का दर्जा प्रदान किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि अनुच्छेद 21A का अंतर्वेश प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया ताकि 6 साल की उम्र तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए इसका दायरा सीमित हो सके। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बौद्ध धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी किसने उठाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने उठाई थी। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब मनाया गया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। यह समारोह स्वतंत्रता की हमारी 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2022 को इसे मनाया गया था। तो 15 अगस्त 2022 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मनाने की बात यहाँ पे पूछी गई है, तो 15 अगस्त 2022 जो है आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मात देना या फिर पराजित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत कब राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं भारत का जो कि भारत कब राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किया था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। जी हाँ दोस्तों, भारत ने वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान भारतीय एथलीटों ने 38 स्वर्ण और 37 रजत और 36 कांस्य पदक जीते थे। यह पहली बार था जब भारत ने खेलों की मेजबानी की और केवल दूसरी बार यह आयोजन एशिया में हुआ है। 1998 में कुआलालंपुर में पहला हुआ था। खेलों में 71 राष्ट्रमंडल खेलों के संघों ने भाग लिया था। ठीक है, तो पहला जो हुआ था कुआलालंपुर में हुआ था दोस्तों, एशिया का पहला, और दूसरा भारत में हुआ था। वही बात करते हैं दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम की। तो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, इसे आधिकारिक तौर पे 22वां राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में माना जाता है और इसे आमतौर पर बर्मिंघम 2022 के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है जिसमें राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के एथलीट शामिल होते हैं। यह आयोजन पहली बार कनाडा के ओंटारियो प्रांत के हैमिल्टन में 16 से 23 अगस्त 1930 के दौरान आयोजित किया गया था। और वहीं बात करते हैं दोस्तों 1942 में और 1946 का अपवाद तब से हर साल में होता रहा है, यानी 4 साल में होता है। एक प्रश्न आया था कि गबरी नाटिका लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बैडमिंटन में महिलाओं के लिए निम्नलिखित ट्रॉफी में से कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, तो उबेर कप जो कि महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, थॉमस कप जो हो जाएगा दोस्तों वो पुरुषों से संबंधित है। कौन सा योजना प्रधानमंत्री द्वारा जामा स्वीकृति योजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी घोषणा जो कि 15 अगस्त 2014 को हुआ था और 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में शुरू किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे सरल संरचनाएं हैं और एक जो कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा सीमांकित नाभिकीय के बिना होते हैं। इस सेल प्रकार के साथ जुड़े जीव जो कि एक कोशिकीय होते हैं, हालांकि उन्हें समूहबद्ध किया जा सकता है और चेन जैसे माध्यमिक संरचनाएं बना सकते हैं। तो आप ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा इसका क्या दिया होता है। एक प्रश्न आता कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुष्प इत्यादि जो कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यहाँ से राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 153 बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। अनुच्छेद 156 गवर्नर के पद की व्याख्या करता है। राष्ट्रपति की खुशी के दौरान राज्यपाल पर छुट्टी, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, राष्ट्रपति के छुट्टी के दौरान जो कि राज्यपाल पद पर रहेंगे, ये बात कही गई है। राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होती है। श्रीमती आनंदी पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि छऊ जो कि किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये पश्चिम बंगाल का। अगर पूछा गया होगा कि किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल की है। इससे रिलेटेड मैं चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि छऊ या फिर छऊ एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये इसमें 3 जो कि राज्य दे चुका है, जिसमें बोला गया है उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों एक बच्चे ने बोला गया था कि छऊ किस राज्य से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन में मिजोरम दिया हुआ था। अगर मिजोरम जिसने भी लगाया होगा तो फिर राइट आंसर हो जाएगा।
इससे रिलेटेड और कुछ बात बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि छऊ नृत्य भारत में जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है जो मार्शल आर्ट के तत्वों को अपने आंदोलन में शामिल करता है। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इस नृत्य के 3 उप प्रकार हैं, जैसे कि पुरुलिया छऊ, मयूरगंज छऊ और जो कि सरायकेला छऊ, ये 3 रूप हैं। तीनों के बीच अंतर उनके मूल क्षेत्रों पर निर्भर करता है। यह नृत्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में उत्पन्न होता है और मार्शल आर्ट और जुझारू प्रशिक्षण से प्रेरणा लेता है। नृत्य का यह रूप दर्शकों को कहानियों को चित्रित करने का एक साधन है। यही वजह है कि प्रदर्शन के दौरान युद्ध और युद्ध से जुड़े विस्तृत मुखौटों और हेड गियर पहने जाते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, आपके ऑप्शंस में दिया था झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मिजोरम दिया था, तो मिजोरम आपका राइट आंसर होगा जिसने भी लगाया होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि श्रीमंत शंकरदेव किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य शैली को श्रीमंत शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था। सत्रिय नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। इसे सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, वही बात करते हैं, यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य शैली बाद में नृत्य की एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित और विस्तारित हुई। अपने धार्मिक चरित्र और सत्रों के साथ जुड़ाव के कारण इस नृत्य शैली को उपयुक्त रूप से सत्रिय नाम दिया गया था। ठीक है, वही बात करते हैं एक चीज़ और कि श्रीमंत शंकरदेव असम भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में से एक असमिया संत, विद्वान, कवि, लेखक, नर्तक, अभिनेता, गायक, कलाकार, सामाजिक धार्मिक सुधारक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। श्रीमंत शंकरदेव 15वीं और 16वीं शताब्दी में रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सगुण का फुल फॉर्म सगुण का विलोम शब्द पूछा था, तो निर्गुण हो जाएगा सगुण का विलोम शब्द। एक पूछा गया था कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मिनी संविधान किस भारतीय संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ें हुई, उसकी विस्तृत जानकारी आपको बता देते हैं। 1976 में लाए गए 42वें संविधान अधिनियम को भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक माना जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अस्तित्व में आया, जिसकी अध्यक्षता इंदिरा गांधी ने की थी। इस अधिनियम में इस समय के दौरान संविधान में कई संशोधन किए गए हैं थे, इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसने प्रस्तावना में संविधान की 7वीं अनुसूची में बदलाव किया और संविधान में 53 अनुच्छेदों को परिवर्तित किया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के यह प्रावधान किया गया कि निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए बने कानूनों को कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों द्वारा अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता था, अतः विकल्प 2 सही है। ठीक है, मामलों का सही इतिहास यहाँ पे बता देते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, चंपक दोराई राजन मामला 1951, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार प्रबल होगा। यह घोषणा किया कि निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के सहायक के रूप में अनुसरण करना और कार्य करना है। ठीक है, एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पे कि गोलकनाथ मामला जो कि आया था कि कोर्ट ने माना कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामला जो कि 1973 में आया था कि गोलकनाथ केस के निर्णय को खारिज कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 यहाँ पे होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से संबंधित मूल सिद्धांतों को कानूनी प्रधानता और वर्चस्व की स्थिति में शामिल किया गया था। मिनर्वा मिल मामला ये 1980 में आया था दोस्तों।
इसमें ये बोला गया था दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई थी। वे एक साथ सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता का मूल आधार है कि रथ के दो पहिए की तरह है, जो कि किसी से कम नहीं है। तो इसको भी याद रखिएगा। वही बात करते हैं दोस्तों, इसमें प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से अधिक अहमियत दी गई और जो भी कानून बनाया जाएगा वह अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होगा। इसने संसद की शक्ति को सर्वाधिक किया था। तो इस बात को, ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, अंत्योदय योजना कब शुरू हुआ था? तो दिसंबर सन 2000 में अंत्योदय योजना शुरू हुआ था। सबसे पहले दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम जो कि सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। सरकार द्वारा इसे 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था और पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था। वही बात करते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य बहुत गरीब परिवारों की मदद करना था ताकि वे अपने पोषण मानकों में सुधार कर सके और खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है। नई प्रणाली ने 2 स्तरीय रियायती मूल्य निर्धारण संरचना का पालन किया। एक BPL परिवार के लिए और दूसरा गरीबी रेखा से ऊपर APL परिवारों के लिए था। गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम के निश्चित मूल्य पर प्रति माह कुल जो कि 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि पूर्व राजीव गांधी खेल रत्न जो कि भारत में दिया जाता था, उसी का नाम बदल के रखा गया। भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा है, जो कि 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। तो मेजर ध्यानचंद से संबंधित है, जो कि भारत के हॉकी के जादूगर माने जाते थे। एक प्रश्न आया था कि जापान में भारत का राजदूत कौन है? तो CB जॉर्ज को सोमवार को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बैच 1993 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जॉर्ज वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत हैं। वहीं जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा की जगह ले लेंगे। तो CB जॉर्ज जो कि आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ठंड के दिनों में किस मानसून से वर्षा होती है? तो गर्मी की बरसात बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जबकि सर्दी की बारिश जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून आपका राइट आंसर होगा, जो कि मन्नार की खाड़ी पर निर्भर होता है। एक प्रश्न आया था कि IIT किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT प्रमुख तकनीकी संसाधनों के रूप में शुरू किए गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की अवधि के लिए थी। लक्ष्य इसमें वृद्धि दर जो था दोस्तों 2.1% थी और वास्तविक वृद्धि दर 3.6% की हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक प्रश्न आया था कि माणिक शाह कहाँ से विधायक बने हैं? तो दोस्तों ये नगर बोरदौली से बने हैं। नगर बोरदौली जो कि BJP से इन्होंने चुनाव जीता है। तो नगर बोरदौली आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि मेजर ध्यानचंद किस राज्य से संबंधित हैं? तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जो कि इलाहाबाद में हुआ था। तो अगर राज्य पूछा गया होगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बाकी जगह का नाम पूछा गया होगा दोस्तों तो पहले इलाहाबाद था, लेकिन वर्तमान में इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद दिया था, प्रयागराज दिया था या फिर प्रदेश का नाम दिया था, कंफर्म जरूर करिएगा कमेंट करके। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ध्यानचंद से यहाँ से रिलेटेड मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं दोस्तों कि जो कि ध्यानचंद से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं। तो ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म हुआ था और दोस्तों 3 दिसंबर 1979 को उनका जो कि निधन हो गया था। सर्वकालिक महान हॉकी खिलाड़ी थे वो। उनके नेतृत्व में भारत ने 1928, 1932, 1936 में 3 ओलंपिक हॉकी पदक जीते थे। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, अपने असाधारण गोल स्कोरिंग कौशल के कारण उन्हें व्यापक रूप से द विजार्ड या फिर
द मैजिशियन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने भारतीय सेना में एक मेजर के रूप में सेवा दी थी। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने गोल नाम से एक आत्मकथा भी लिखी थी। 29 अगस्त को उनका जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। दोस्तों लोग वीडियो थोड़ी सी आने में लेट हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ नेट का इशू चल रहा है दोस्तों। वीडियो काफ़ी टाइम के बाद अपलोड हो रही है। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, ये क्वेश्चन आया था। तो फीबा यानी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार बास्केटबॉल कोर्ट के एक आयताकार खेल क्षेत्र में होना चाहिए, जिसकी लंबाई जो कि 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो। ओलंपिक सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में फीबा के दिशा निर्देशों का ही पालन किया जाता है। यानी आपसे लंबाई पूछी थी तो 28 मीटर हो जाएगा, चौड़ाई पूछेगी तो 15 मीटर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गणगौर नृत्य किस देवता को समर्पित है। तो गणगौर पूजा जो कि नृत्य जो कि पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष जो कि प्रतिपदा तिथि से आरंभ की जाती है। इसमें कन्याएं और विवाहित स्त्रियां मिट्टी के शिव जी यानी कि गढ़ एवं माता पार्वती यानी कि गौर बनाकर पूजा करती हैं। तो शिव जी से और जो कि पार्वती से संबंधित है। ठीक है। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। अब दोस्तों कुषाण वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि कुषाण वंश ने 2 राजधानियां उत्तर भारत में पुरुषपुरा जो कि पेशावर और मथुरा से प्रशासन किया था। पहली शताब्दी ईस्वी में जो कि कुजुला कडफिनेस जो कि कडफिसेस यानी कटफिसेस एक ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है दोस्तों कि कुषाणों को यूजी जनजाति की 5 शाखाओं में से एक माना जाता है, जो मध्य एशिया के चीनी सीमांत प्रदेश में रहते थे। कनिष्क को कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। वह भीम जो कि कटफिसेस का पुत्र था। उसने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को अपने साथ पेशावर ले गया। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध जो कि संगीति बुलाई। गांधार कला विद्यालय का विकास उसके अंतर्गत किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों हरित क्रांति के लिए उनको पुरस्कार नहीं दिया गया था। बच्चे ने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को भूख मिटाने के लिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार जो कि 1970 में दिया गया था। ठीक है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। विनय मोहन क्वात्रा जो कि वर्तमान में भारतीय जो कि भारत के विदेश सचिव हैं। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन 1884 में A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है। उन्होंने दिसंबर 1885 ईस्वी में पुणे में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन स्थल को बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था। नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का निर्णय लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें पूरे भारत के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। इस बात को भी याद रखिएगा। इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले 2 दशकों को उदारवादी मांगों और ब्रिटिश न्याय और उदारता में विश्वास की भावना के रूप में वर्णित किया गया है। 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम ने कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों द्वारा चुने जाने की अनुमति दी। ठीक है। इसमें बात करते हैं
तो सुंदर नाथ बनर्जी जो कि 1895 में पूना में और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। बदरुद्दीन जो कि तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालदीव। जी हाँ दोस्तों, मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत के साथ कुल जो कि 9 देश सीमा साझा करते हैं, इसमें 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं जबकि 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत निम्न 7 देशों में जैसे कि अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, बांग्लादेश जो कि सबसे अधिक सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, भूटान जो कि 699 किलोमीटर, चीन जो कि 3428 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, नेपाल 1751 किमी, पाकिस्तान 3323 किमी, ठीक है, के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। श्रीलंका और मालदीव जलीय समुद्री सीमा वाले 2 देश हैं। स्थलीय सीमा की दृष्टि से भूटान भारत का दूसरा सबसे छोटी सीमा वाला पड़ोसी देश है। स्थलीय अगर सीमा के जैसे अगर बात की जाए तो, ठीक है। वही बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, जो पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 51C में जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51AC के तहत मौलिक कर्तव्यों के रूप में निहित किया गया है। एक प्रश्न आया था कि चारू माथुर किस शास्त्रीय लोक नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुरी नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शंस में शायद सरिता दिया था दोस्तों। अगर सरिता होगा तो सरिता जो कि नदी का पर्यायवाची होगा, बाकी तालाब का पर्यायवाची शब्द बता देते हैं। जलाशय, सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल आदि जो कि तालाब का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सांप का पर्यायवाची शब्द पूछा था, सर्प, नाग, विषधर, ब्याल, भुजंग, ऊरग, अहि, पनंग जो कि ये सभी सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। एक प्रश्न आया था कि जो सब कुछ जानता है पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, तो सर्वज्ञ हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है कि वह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है, जो कि महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राथमिक वकील भी है। महान न्यायवादी को एक राज्य के महाधिवक्ता की तरह भावना में एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं माना जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए योग्य होता है। वही बात करते हैं दोस्तों, महान न्यायवादी के लिए योग्यता कौन कौन सी होती है, तो वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसने या तो किसी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष पूरे किए हो या उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष पूरे किए हो। वह राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रख्यात न्यायविद भी हो सकता है। तो दोस्तों ये सब प्रश्न आज के चौथे शिफ्ट में यानी 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोगों को बताना है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।